सोर्समेंट स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ इसके अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के पहले हमें देखना होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हमें एट प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हम जब प्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज ना हो या एक्सेस ना हो। शॉर्टेज इन द सेंस हमें रिक्वायरमेंट है 200 एम्प्लॉयज़ की, और हमने अगर रिक्रूट करें सिर्फ 180, तो वो 20 लोग जो कम हैं उनका काम कैसे मैनेज हो पाएगा। एक्सेस में ये होता है कि हमें रिक्वायरमेंट है 200 लोगों की, हमने 220 लोगों को रख लिया, तो 20 लोगों को हम एक तरह से फ्री में बैठा के सैलरी तो देंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में भी एक्सेस भी कंपनी के लिए लॉस वाला सिचुएशन होता है, और सेम शॉर्टेज वाली सिचुएशन भी कंपनी के लिए लॉस वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रोडक्शन सफ़र करेगा। तब तक प्रोडक्शन, सेल्स या मार्केटिंग, जहाँ एम्प्लॉयज़ की कमी है वहाँ पर हमें दिक्कत आएगी। सेकेंड स्कोप है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ आते हैं उसके पहले उनका जॉब डिज़ाइन किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल रहेगा, और इसको बहुत प्रॉपर वे में एनालिसिस किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। अदरवाइज़ दो एम्प्लॉयज़ का अगर आपने रोल क्लियर नहीं करा है तो उनमें आपस में इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके जॉब टास्क में कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज ऑफ सम जॉब एनालिसिस न करने पर। तीसरा स्कोप है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये हमने टॉपिक पहले भी डिस्कस करा था कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना रहता है, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, पेपर में ऐड देना, दैन कितने एम्प्लॉयज़ के रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको एनालिसिस करना। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो हम सभी एम्प्लॉयज़ को सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं टू अप्लाई हेयर। लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें से जो राइट कैंडिडेट होता है उसको ही सिलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। ये मैं आगे जाकर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड विल डिस्कस इट लेटर। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कराया जाता है कंपनी में, उन्हें कहाँ बैठना है, उनके क्या टास्क हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ के बारे में उनको इंट्रो कराया जाता है, मिलाया जाता है, उनकी हायरार्की, उनके बॉस कौन हैं, उनका जूनियर कौन है, उनके सीनियर कौन है, इन सब से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। दैन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करना, तो वहाँ भी एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं स्पेशली उनको तो कंपनी के माहौल से अवगत कराना रहता ही है, लेकिन बहुत से जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिनको हमने अब हायर कर लिया है, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। और एचआर मैनेजर का एक ये रोल भी होता है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव से उनका डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम उनसे भी अच्छा रिटर्न ले सकें, और कंपनी इसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। परफॉर्मेंस अप्राइजल। हर एम्प्लॉय का एक साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। आजकल तो कंपनीज 6-6 महीने में भी परफॉर्मेंस अप्राइजल करती हैं, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है, और इसी बेस पर उन्हें एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया जाता है, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, ये सारे, इवन डिमोशन ऑल्सो, ये सब इसी बेस पर डिसाइड किया जाता है। कंपनसेशन प्लानिंग और रेन्यूमरेशन होता है, तब भी एचआर मैनेजर का उसमें रोल होता है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देंगे, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किस जॉब में कितनी सैलरी देनी चाहिए, क्या टास्क होगा, वो कितना परफॉर्म कर रहा है, उसका एचआरए, उसका टीए, डीए, ये सारे अलाउंसेस वगैरह, बेसिक सैलरी, ये सब भी डिसाइड एचआर मैनेजर करता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को समय समय पर हमें मोटिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। कुछ लोग तो एक्टिव होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें किक मारनी पड़ती है, दैन ओनली दे स्टार्ट वर्किंग। तो उन्हें टाइम टाइम पर उनके इंसेंटिव प्लान्स बनाकर, उनको सर्टिफिकेट्स दे के, उनके लिए क्लैपिंग करा के, उनका परफॉर्मर में नाम दे के हम उन्हें मोटिवेट करते हैं।
उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ सेफ्टी के लिए भी हमें एनालिसिस करना रहता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, लाइक सेफ्टी के लिए जो वो ध्यान में रखते हुए हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो सेफ़ वे में काम कर सकें, उन्हें कुछ चोट नहीं लग जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। क्योंकि फाइनली इससे फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है और कंपनी को भी होती है। अगर उसको लग गई है और एक्सीडेंट हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, देन कंपनी को कंपनसेट भी करना पड़ता है, उसके फैमिली भी परेशान होती है। तो मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी, यहाँ भी एचआर मैनेजर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दो ग्रुप होते हैं, एक तरह से एक मैनेजमेंट होता है जिसको एम्प्लॉयर भी बोला जाता है, और दूसरा पार्ट होता है लेबर्स, एम्प्लॉयज़। उस दोनों ग्रुप के बीच में रिलेशंस हार्मोनियस हो, इसकी कोशिश हमेशा मैनेजमेंट को करना पड़ता है, एचआर मैनेजर्स को स्पेसिफिकली। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स नहीं हो, लॉकआउट्स नहीं हो, क्योंकि स्मूथ वर्किंग नहीं हो पाती अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसकी कोशिश भी एचआर मैनेजर को ही करना रहता है।